4 अगस्त 2023 बहुत सी नोटिफिकेशंस इशू हुई है आफ्टर 50th काउंसिल मीटिंग, जिसमें से 4 अगस्त को और 3 नोटिफिकेशंस इशू की गई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 36। कंपोजिशन डीलर्स, उनको जीएसटी में गुड्स सप्लाई करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस रखे हुए हैं, जिनमें से एक कंडीशन ये था कि कंपोजिशन डीलर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल से अपने गुड्स सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन इश्यू करके गवर्नमेंट ने ये कंडीशन निकाल दी है। उनको अलाउ किया है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स बेच सकते हैं, लेकिन इंटर स्टेट नहीं कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट, सिर्फ विद इन द स्टेट आप गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो टीसीएस कलेक्ट करता हो, अगर आप कंपोजिशन डीलर है, आपकी खुद की वेबसाइट करके आप अपने गुड्स सेल करते हैं, तो उसकी बात इसमें नहीं हुई है। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स बेच सकते हो जो टीसीएस करता हो। अब क्योंकि कंपोजिशन डीलर्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सेल करने अलाउ किया है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होगी। सबसे पहले वो उनको देखना है कि वो कंपोजिशन डीलर्स को अलाउ ना करे कि वो इंटरस्टेट सप्लाई करें, और दूसरा, ऐसे कंपोजिशन डीलर्स की जो जितनी भी सेल हुई है उस पर टीसीएस कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। और थर्ड, फॉर्म जीएसटीआर 8 में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो कंपोजिशन डीलर ने सप्लाई किया है उसकी डिटेल्स सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव होगा। इशू हुआ 4 अगस्त को, लेकिन इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2023 से। अगला नोटिफिकेशन जो इशू हुआ 4 अगस्त 2023 को, नोटिफिकेशन नंबर 37। जैसे हमने देखा 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जो टैक्स पेयर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, जिनका टर्नओवर इतना नहीं है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, उनको भी अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करना अलाउ किया है विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये गुड्स की बात हो रही है, सर्विस नहीं। अगर आप गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं और आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू और ऐसी ही वेबसाइट के थ्रू आपके गुड्स बेच सकते हैं। और उसके लिए भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होगी। जैसे कि सबसे पहला ये है कि सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेच रहा है, उसको एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल से। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उनके ही गुड्स सप्लाई करना अलाउ करेगा जिन्होंने एनरोलमेंट नंबर लिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, ऐसे सप्लायर्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, फॉर्म जीएसटीआर 8 में ऐसे सप्लायर ने जितनी भी सप्लाई की है उसकी इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा। और जहाँ पे मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है एक ही ट्रांजेक्शन में, एक ही सप्लाई में, वहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब वो ऑपरेटर जो फाइनली पेमेंट करेगा सप्लायर्स को। और ये नोटिफिकेशन भी 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन इशू किया है नोटिफिकेशन नंबर 38। इसमें बहुत सारे 20 से भी ज़्यादा रूल्स को अमेंड किया गया है, या फिर कुछ नए रूल्स आए गए हैं। धीरे हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। थोड़ा ब्रीफ में आई विल एक्सप्लेन यू। थोड़ा पेशेंस रख के आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें से मैक्सिमम रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला अमेंडमेंट है रूल नंबर 9, फिजिकल वेरिफिकेशन बाय ऑफिसर ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में अब तक ऐसा था कि आप वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, जो एप्लीकेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए ऑफिस में, तभी वो आके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं भी है फिर भी ऑफिसर आके वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब तक ऐसा था कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो आपके ऑफिस बिजनेस प्लेस के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर नहीं आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया भी है फिर भी ऑफिसर आके आपके ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रूल 10A में, जहाँ पे आपको आफ्टर योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है। अब तक ये टाइम 45 डेज का, जहाँ पे आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन 45 डेज आपको बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है। लेकिन अब ये अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने चेंज किया है, विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका जिस दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके विद इन 30 डेज, या तो फिर आप जब फर्स्ट आपका जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करेंगे उसमें से विच एवर इज अर्लियर आपको बैंक डिटेल सबमिट करनी है। नेक्स्ट रूल है
रूल 21A जो प्रीवियस वाले रूल से कनेक्टेड है, सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल। अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपने बैंक डिटेल सबमिट नहीं की है तो आपका जीएसटी सिस्टम से ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा और आपको इसका इंटीमेशन पोर्टल पे भी मिल सकता है या फिर आपको मेल के थ्रू भी वो कम्युनिकेट करेंगे। विद इन 30 डेज आपको इसका रिप्लाई करना है कि आपका जीएसटी कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये रूल डाला गया है ऑटोमेटिक सस्पेंशन के लिए। अगर आप बैंक डिटेल सबमिट नहीं करते ऑटोमेटिक आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। और साथ में ये बताया कि आपने इस कंप्लायंसेस को कर दिया, मतलब कि आपने अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर दी तो वो ऑटोमेटिक अपना रिवोकेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रूल नंबर 23, रिवोकेशन ऑफ जीएसटी कैंसल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है और आपको रिवोक करना है तो अब तक ये रूल था कि आपको विद इन 30 डेज रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अभी अमेंडमेंट आया, आपको विद इन 90 डेज, मतलब 90 डेज का टाइम मिलता है। आप 90 डेज के अंदर इसको रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर कमिश्नर एक्सटेंड करे तो अप टू 180 डेज। तो दिस इज द अमेंडमेंट रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो टाइम पीरियड मिलता है उसके रिगार्डिंग ये अमेंडमेंट है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 25, आपके ऑफिस का, बिजनेस प्रेमाइसेस का, बिजनेस प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद ऑफिसर को लगता है कि इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए तो वो आपके ऑफिस आएंगे। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स या उन्होंने जो भी फोटोग्राफ्स लिया है, अब तक फोटोग्राफ का भी पॉइंट नहीं था जो अभी रूल में डाला गया है, तो फोटोग्राफ्स भी वो ले सकते हैं। और ये भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उन्होंने लिए हैं वो उन्हें पोर्टल पे अपलोड करने होंगे विद इन 15 डेज और उन्हें रिपोर्ट करना होगा उनके पोर्टल पे। और इन केस बिफोर रजिस्ट्रेशन अगर ऑफिसर आपके ऑफिस में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उन्होंने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं वो सारे उनको अपने पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 43, कैपिटल गुड्स का आईटीसी और उसका रिवर्सल। उसके बारे में ये रूल बात करता है। उसमें जो वर्किंग होता है कि कितना आईटी से रिवर्स करना है, उसमें हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई कैलकुलेट करनी होती है और उस एग्जेम्प्ट सप्लाई में सप्लाईज का एक लिस्ट दिया है कि इतनी सप्लाईज हमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ऐड करनी है। उसमें और एक चीज ऐड की गई है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो ड्यूटी फ्री शॉप से हम लोग कुछ खरीद के लाते हैं तो उनको हमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ऐड करना है। बस इतनी सी बात करता है ये। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 46, टैक्स इनवॉइस। जनरली जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं फिर भी हमें जो टैक्स इनवॉइस बनता है उस पे उसका नाम, पूरा एड्रेस, स्टेट सब मेंशन करना पड़ता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर और OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ रिलीफ दी गई है। जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो उनको अपने टैक्स इनवॉइस में उस पर्सन का नाम और स्टेट ही मेंशन करना होगा, पूरा एड्रेस एक्सेट्रा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 59। इसको देखने से पहले हम लोग रूल 88D समझते हैं। GSTR 3B में हम कुछ ITC क्लेम करते हैं जो अपना 2B से मैच होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2B और 3B का ITC मैच नहीं हो रहा है। हम लोग ने जो बुक किया है ITC अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ज़्यादा हो सकता है और 2B में कम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ने अपने बुक्स के हिसाब से ITC ले लिया। तो ऐसे केसेस में कुछ एक थ्रेशोल्ड लिमिट की है, डिसाइड की गई है। अगर उसके ऊपर का डिफरेंस होगा, अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो सिस्टम खुद ही आपको एक नोटिस भेज देंगी DRC01C और आपको इस नोटिस का रिप्लाई करना होगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। या तो आप नोटिस का रिप्लाई करें, एक्सप्लेन करें कि ये डिफरेंस क्या है, या तो फिर जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप पे कर दें। अगर आप दोनों में से एक्शन कुछ नहीं लेते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इस रूल 59 में बताया गया है। रूल 59 में बोला है कि अगर आप या तो रिप्लाई नहीं करते या तो डिफरेंस अमाउंट पे नहीं करते तो आपको GSTR 1 या IFF फाइल करने अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ में एक और पॉइंट इसमें ऐड किया है 59 में, अगर आपने बैंक डिटेल्स भी सबमिट नहीं की है, जो हम लोग ने पहले देखा कि विद इन 30 डेज या तो आपने GSTR 1 सबमिट करने से पहले बैंक डिटेल सबमिट करनी है, तो ऐसे केस में भी आपको GSTR 1 या IFF फाइल करने अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 64, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही ये रूल है। अगर वो इंडिया में किसी GST रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस सप्लाई करते हैं तो उन्हें अपने GSTR फॉर्म 5A में
ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल सबमिट करनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि OIDAR सर्विस प्रोवाइडर से जब हम रजिस्टर्ड पर्सन इंडिया में कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर RCM बेसिस पर टैक्स पे करना होता है। तो इसका ट्रैक रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि OIDAR सर्विस प्रोवाइडर अगर अपने फॉर्म में ही जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन की ऐसी डिटेल्स सबमिट कर देंगे तो ताकि गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगा कि इन्होंने RCM बेस पे टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। अभी अभी हमने रूल 88D की बात की जिसमें 3B और 2B में ITC मिसमैच है। तो ऐसे केसेस में जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको सिस्टम जनरेटेड DRC01C इश्यू हो जाएगा। तो इसके बारे में ही बात है कि रूल 88D भी नया इंसर्ट किया गया है जस्ट फॉर दिस पर्पस 3B और 2B के मिसमैच के लिए। सो ऐसे केसेस में आपको नोटिस इशू किया जाएगा। उसके विद इन 7 डेज आपको या तो रिप्लाई करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करना है, या तो फिर आपको जो डिफरेंस का अमाउंट आता है वो आपको पे करना है। अगर आप ये अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग एज पर सेक्शन 73 या 74 स्टार्ट कर सकते हैं। रूल है रूल नंबर 89, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स जो रिफंड क्लेम करते हैं उनके लिए अमेंडमेंट है कि अब वो लास्ट रिटर्न फाइल, जो भी लास्ट रिटर्न एप्लीकेबल है उनको वो फाइल करने के बाद ही वे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी में जब हम रिफंड क्लेम करते हैं उसके बारे में रूल नंबर 94, जिसमें हम रिफंड क्लेम करते हैं उसमें अगर डिले हुआ तो उस डिलेड पीरियड पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब ये डिलेड पीरियड का जो वर्किंग है उसमें कुछ पीरियड और या कुछ डेज इंक्लूड नहीं होंगे, उसके बारे में ये अमेंडमेंट है रूल नंबर 94 में। जनरली हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करने होंगे या फिर फॉर्म GSTR RFD 9 में अगर रिप्लाई देना है तो उसका 15 डेज का टाइम मिलता है। उसके बियॉन्ड अगर हमने टाइम लिया है तो वो पीरियड इंटरेस्ट वर्किंग के लिए काउंट नहीं होगा। फिर हमें बैंक डिटेल्स भी अपडेट करनी होती है, उसको वैलिडेट करना होता है जिसमें हमें रिफंड चाहिए, तो उसका भी 15 डेज का टाइम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट पीरियड के लिए। बियॉन्ड 15 डेज से ज़्यादा अगर हमने जो पीरियड लिया है वो पीरियड इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 96, जिसमें हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं IGST पे करके और उसका बाद में रिफंड क्लेम करते हैं। तो उसके बारे में बात हुई है, कुछ इसमें रूल्स पॉइंट्स इंसर्ट किए गए हैं, कुछ सबसेक्शंस या सब रूल्स, और कुछ को ओमिट किया गया है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 108, जिसमें अपीलेट अथॉरिटी को जब हम अपील करते हैं तो अब तक ये था कि या तो इलेक्ट्रॉनिकली करो या फिर जैसे कमिश्नर हमें नोटिफाई करेगा ऐसे करना है, लेकिन अब इसको मैन्युअली भी अलाउ किया गया है। आप मैन्युअल अपील भी फाइल कर सकते हैं इन केस कमिश्नर ने ऐसा नोटिफाई किया है या तो फिर कमिश्नर ने खुद ने ही ऑर्डर पास किया है मैन्युअली। तो ऐसे केस में पोर्टल पे तो पॉसिबल नहीं होगा अपील करना, क्योंकि वो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होगा उसका रेफरेंस, इसीलिए आप मैन्युअली फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 109, सेम जैसे आप अपील अपीलेट अथॉरिटी को मैन्युअली कर सकते हैं वैसे ही एप्लीकेशन टू अपीलेट अथॉरिटी मैन्युअली कर सकते हैं, दोनों में सेम कंडीशंस हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 138 AF, जो रूल नंबर 138 E के बाद इंसर्ट किया गया है। इट इज रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ऑन सप्लाई ऑफ गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स। गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स पे अब तक इंट्रा स्टेट सप्लाई पे ई-वे बिल जनरेट करना नहीं था, जरूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब अगर स्टेट चाहे तो, उस पर्टिकुलर स्टेट चाहे तो अपने स्टेट में ये मैंडेटरी डाल सकता है कि आपको गोल्ड या प्रेशियस स्टोन के लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ई-वे बिल जनरेट करना है। तो इट इज रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स। नेक्स्ट रूल है रूल 142B। इसके पहले सेक्शन 88C समझते हैं, जिसमें बात हुई है डिफरेंस बिटवीन द GSTR 1 लाइबिलिटी एंड GSTR 3B लाइबिलिटी। अगर इसमें कुछ डिफरेंस है तो क्या प्रोसीडिंग होगी, उसके लिए आपको नोटिस इश्यू होगा और वो भी आपको विद इन 7 डेज आपको पे करना होगा। फिर भी अगर विद इन 7 डेज आपने या तो पे नहीं किया या तो एक्सप्लेन नहीं किया डिफरेंस, तो आपके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 79 प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अगर उसमें भी कुछ अमाउंट अनपेड हो जाता है तो आपको DRC01D इश्यू हो जाएगा और उसके वो इश्यू होने के बाद भी आपको विद इन 7 डेज इसका रिप्लाई करना होता है, पेमेंट करना होता है। अगर वो भी नहीं किया तो फिर ये रूल बोलता है कि आपके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसका सेक्शन है सेक्शन 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157 एंड 160। अगर आप DRC01D इश्यू होने के बाद का रिप्लाई नहीं करते हैं तब की बात है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 162। सेक्शन 132 के कुछ ऑफेंसेस है जिसको हम कंपाउंड कर सकते हैं,
उसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उस प्रोसीजर के बारे में इस रूल में बात की गई है। ये लिस्ट बहुत लंबा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं या फिर इसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 163, जिसमें कंसेंट बेस्ड शेयरिंग की बात हुई है। आपकी इंफॉर्मेशंस कुछ और सिस्टम के साथ शेयर की जा सकती है आपके कंसेंट के बाद, और उसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर भी नोटिफाई किए हैं, जिसका नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2023 को इश्यू हुआ था कि अकाउंट एग्रीगेटर्स नोटिफाई किए गए हैं, जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और पोर्टल के साथ शेयर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपका पहले कंसेंट लिया जाएगा। और फिर कुछ फॉर्म्स में भी अमेंडमेंट किया गया है। सबसे पहला है GSTR 3A। अगर आपने GSTR 9 और 9A फाइल नहीं किया है तो उसके डिफ़ॉल्ट के लिए आपको नोटिस आ सकता है। उसके लिए फॉर्म GSTR 3A में अमेंडमेंट किया है। फिर है GSTR फॉर्म 5A में अमेंडमेंट। OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स को, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनकी डिटेल्स GSTR फॉर्म 5A में देनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी अमेंडमेंट हुआ है GSTR फॉर्म 5A में। फिर अमेंडमेंट है GSTR फॉर्म 8 में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने फाइल करना है। जैसे कि हमें पता है कि अब तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी गुड्स सप्लाई कर सकते हैं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन विद इन द स्टेट ओनली। तो उनका डिटेल्स भी और उनके सेल्स की, सप्लाईज की डिटेल्स भी उन्हें GSTR 8 में अपडेट करनी है, सबमिट करनी है। तो GSTR 8 को अमेंड किया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। फिर अमेंडमेंट हुआ है GSTR 9(9)C में। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में GSTR फॉर्म 9 और 9C के बहुत सारे टेबल्स में रिलैक्सेशन दिया गया था, तो उसी को कंटिन्यू किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। फॉर्म DRC 01C नया फॉर्म लाया है। जैसे हमें पता है कि अगर ITC में मिसमैच है एज पर 2B एंड 3B में जो आपने क्लेम किया है, तो आपको ये नोटिस आ सकती है। तो उसके लिए ये फॉर्म है जहाँ पे मिसमैच की बात होती है, और उसके लिए आपको नोटिस आ सकती है। सो मैंने ट्राई की है कि मैक्सिमम अमेंडमेंट्स या रूल्स में जो अमेंडमेंट है या फिर कुछ नए रूल आए हैं उनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। GST फॉर्म DRC 01C, B एंड D, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि कब इशू होती है, उसके आगे हमें उस नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है, और अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं किया या जो डिफरेंस का अमाउंट है, जो डिमांड है वो पे नहीं किया है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।